कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोफेसर शेर अली पर लगने वाले इल्ज़ामात क्या दुरुस्त हैं और क्या वाकई उनके नज़रियात गलत हैं, और पाकिस्तान में कैसे एक बच्चे की पहले जहन साजी की जाती है और बाद में उसको दुत्कारा जाता है। अगर वो एक नज़रिया पकड़ ले तो दूसरे नज़रिए वाले कहते हैं कि तुम्हारा नज़रिया गलत है, और वो बच्चा एक ही छत तले दो नज़रियों के कैसे दरमियान से गुज़रता है। और प्रोफेसर शेर अली के साथ जो मुआहदा हुआ उसमें क्या खामियां हैं और क्या गलत है। इस पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि मैं इस आने पर पहले बात नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि ये खबर मेरी नज़रों से कुछ दिन पहले गुजरी थी कि एक प्रोफेसर साहब ने बन्नू के इलाके में कोई गुस्ताखी की है, तो बाद में उनकी मुल्ला हजरात या मौलवियों के साथ वहाँ के बातचीत हो गई है और उनके दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है, और प्रोफेसर साहब ने बाकायदा माफ़ी मांगकर मसले का हल बातचीत से बाहमी हल कर लिया है। जब मैंने ये टिकर पढ़ा टीवी पर तो मैंने कहा ये तो रोज़ का काम है, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ऐसे मसाइल रहते हैं। उसी दौरान फैसल वड़ैच, जिनका देखो सुनो चैनल यूट्यूब पर है, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की प्रोफेसर शेर अली के बारे में। लेकिन क्योंकि मैं इनको पहले नहीं जानता था प्रोफेसर साहब को, इसलिए मैंने कहा कि शायद कोई हिस्ट्री पर इन्होंने व्लॉग किया है फैसल भाई ने, तो मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। व्लॉग तो मैंने फ़ौरन प्ले लिस्ट पर लगा लिया, और जब मैंने आज देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने इतनी बड़ी खबर पर पहले बात ही नहीं की। तो सबसे पहले फैसल वड़ैच भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पर व्लॉग किया। तो दोस्तों, मुख्तसरन आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें प्रोफेसर शेर अली साहब की शोहरत का कि उनके लेवल का या उनका सामना करने वाला उनके इलाके बन्नू में कोई भी प्रोफेसर नहीं है। वो एक बायोलॉजी के मायानाज प्रोफेसर हैं। तो जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी से वाकिफ़ हैं तो उनको पता होगा कि बायोलॉजी की टॉप 10 थ्योरीज में से सबसे पहले नंबर पर डार्विन की थ्योरी, या जिसे हम थ्योरी ऑफ इर्तिका या डार्विन की थ्योरी कहते हैं, या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में ये तो सबसे ज़रूरी माना जाता है, ख़ास करके एवोल्यूशन थ्योरी को। तो हुआ कुछ यूँ कि प्रोफेसर साहब के इन्हीं नज़रियात की वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू के इलाके के तलबा और स्टूडेंट्स प्रोफेसर साहब की बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करने लग गए, क्योंकि प्रोफेसर साहब खुलकर बात करने के आदी थे, तो उनकी शोहरत दिन ब दिन में इजाफ़ा होता चला गया। अब हुआ कुछ यूँ कि प्रोफेसर साहब के नज़रियात की वजह से उनके और मुकामी उलमा इकराम के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, और देखते ही देखते प्रोफेसर साहब पर कुफरिया कलिमात, तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए। इन्हीं इख्तलाफात की बढ़ने की वजह से जब वो एक दफ़ा अपनी गाड़ी पर कहीं सफ़र कर रहे थे तो उनकी गाड़ी के शीशे पर एक मकनातीसी बम लगा दिया गया, जिसके फटने से उनकी जान तो महफूज रही, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन उनकी एक टांग इतनी ज़्यादा ज़ख्मी हो गई कि उसको नीचे से काटना पड़ गया, जिसकी वजह से वो अपनी दोनों टांगों पर चल नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने एक आर्टिफिशियल टांग बनवा ली और अपने तालिबे इल्मों को मोटिवेट करते रहे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और कुछ ही अरसा बाद प्रोफेसर साहब के करीबी इलाके में मुकामी उलमा इकराम ने ऐलान किया कि ख़वातीन शरई अहकामात पूरे किए बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती। प्रोफेसर साहब को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने हवाले देकर बताया कि ना ही शरीयत में ऐसा कोई हुक्म है कि औरत बगैर किसी मर्द के घर से बाहर नहीं निकल सकती, और ये आईन पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान हर शहरी को आइन के मुताबिक आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देता है। लेकिन जब मुकामी उलमा इकराम ने देखा कि हमारी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है तो उन्होंने फिर उनके ख़िलाफ़ कुफर के फतवे, तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब के फतवे लगाना शुरू कर दिए। अब देखते ही देखते माहौल मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गया। प्रोफेसर साहब जहाँ पढ़ाते थे वहाँ से उन्होंने काम भी छोड़ दिया। तकरीबन एक हफ़्ता वो घर पर बैठे रहे और उनको इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से एक पैगाम मौसूल हुआ कि आप मुकामी उलमा इकराम के साथ बाहमी मुशावरत से बैठकर बातचीत से हल निकालें, क्योंकि अगर इस मसले पर काबू ना पाया गया तो दंगे फसाद और आर्डर इन लॉ की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। क्योंकि प्रोफेसर साहब की भी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग थी और मकामी उलमा इकराम की भी फॉलोइंग थी।
प्रोफेसर साहब पर आप जान सकते हैं कि एजेंसियों का दबाव था, जिसकी वजह यह है कि वहाँ पर ऑर्डर इन लॉ की सिचुएशन पैदा हो सकती थी और ऊपर से उनको मुकामी उलमाए कराम की जानिब से कत्ल की धमकियाँ भी मौसूल हो रही थीं। उन पर कुफ्र के फतवे और तौहीन मज़हब के फतवे भी लगाए जा रहे थे और उन पर माजी करीब में एक जानलेवा हमला भी हो चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने बैक डोर के ज़रिए बैठकर बातचीत से हल निकाला। अब उनके और मुकामी उलमाए कराम के साथ एक मुआहदा तय हुआ, जिसके तहत प्रोफेसर साहब ने ऑन कैमरा आकर वो मुआहदा पब्लिक के सामने पढ़ना था। अब वो मुआहदा क्या था मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और उसमें क्या खामियां हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि प्रोफेसर साहब और मुकामी उलमाए कराम सबसे पहले मुकामी डीसी के दफ्तर पहुँचे, जहाँ पर प्रोफेसर साहब ने ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप अहदनामा पढ़ना था। अब उलमाए कराम के साथ प्रोफेसर साहब की जो बातचीत हुई थी, उनके हिसाब से जो भी अहदनामे में लिखा जाना था प्रोफेसर साहब ने ऑन कैमरा पढ़ना था, लेकिन प्रोफेसर साहब ने उनसे कहा था कि अहदनामे में एक ये भी बात शामिल की जाए कि मेरे इस ऑन कैमरा मौक़िफ़ के बाद जब भी कभी कोई बात होगी मुझसे रिलेटेड तो मुकामी उलमाए कराम पहले मुझसे उस बात की तस्दीक करेंगे और उस पर तहकीक करके अपना जवाब देंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब प्रोफेसर साहब ने अहदनामा खुद अपने तौर पर पढ़ा तो उनकी शरात उनमें शामिल ही नहीं थी। जब उन्होंने इस बात का इसरार किया तो मुकामी उलमाए कराम ने कहा कि वो बाद में हम उसके अंदर शामिल कर देंगे। प्रोफेसर साहब के नज़रियात गलत थे या सही, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले आपको मैं मुआहदा पढ़कर सुनाता हूं और उसमें क्या क्या खामी हैं आप वो मुलाहजा फरमाएं। इस मुआहदे में दो फ़रीक थे। पहला फ़रीक था उलमाए कराम तहसील डोमेल ज़िला बन्नू, जो कि आप देख सकते हैं पूरी फ़ौज है, और दूसरा फ़रीक था टीचर शेर अली सरकी खेल डोमेल। अब मुआहदा यहाँ से शुरू होता है कि मैं शेर अली सरकी खेल होशोहवास की सलामती और अपनी खुशी और रज़ा के साथ अल्लाह ताला को हाज़िर नज़र जानकर पहला इस बात का इकरार तस्दीक करता हूँ कि अल्लाह ताला वाहदहु ला शरीक ज़ात है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल और आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी शक्ल व सूरत में नया नबी व पैगम्बर पैदा नहीं होगा। दूसरा, अल्लाह ताला की तरफ से तमाम अक़ायद व एमाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, मैं उन तमाम को अहले सुन्नत वल जमात, गौर से सुने, अहले सुन्नत वल जमात मसले के उलमाए देवबंद की तशरीहात के मुताबिक दिलो जान से बगैर किसी शक व शुबा के तस्लीम करता हूँ। अब आप यहीं ठहर जाएं ज़रा, आप बताएं क्या जो फ़िक़्ह अहले हदीस है या जो फ़िक़्ह अहले सुन्नत बरेलवी हैं, क्या वो इस बात को सही मानते हैं कि देवबंद जो हैं वो फ़िरका बिल्कुल ठीक है, जिस तरह उन्होंने इस मुआहदे में लिखाया है कि अहले सुन्नत वल जमात मसलिक देवबंद की तशरीहात के मुताबिक दिलो जान से बगैर किसी शक व शुबा के तस्लीम किया जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान का जो मज़हब है उसका फ़िक़्ह देवबंद है? अगर नहीं है तो फिर इसमें लिखवाने का क्या मकसद है? सबसे पहले तो ये बहुत ही गलत और नाजायज़ बात थी, फ़िक़्ह लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात ये, तीसरे नंबर पर ज़रूरत के वक़्त घर से निकलने के दौरान औरत के लिए सर से लेकर पाँव तक चेहरा समेट कर पर्दे में शरई पर्दा, चूँकि शरीयत अल्लाह की रूह से सनफ़ औरत की अक्ल सनफ़ मर्द की बनिस्बत कम है, लिहाजा उसको हक़ और हरफ़ आखिर समझता हूँ। अब आप यही बताएं कि क्या पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है कि मर्द और औरत में कोई फ़र्क है? वो तो दोनों को मुसावी हकूक़ फ़राहम करता है। तो यहाँ पर बाकायदा शरीयत की रूह से बताया जा रहा है कि औरत की अक्ल और सनफ़ मर्द की बनिस्बत कम है, यानी कि औरत को ये करार दे दिया गया है शरई तौर पर कि उसकी अक्ल मर्द की निस्बत कम होती है, जो कि सीधी सीधी औरत ज़ात की तौहीन है कि वो कम अक्ल है। अब आते हैं 5 नंबर पर, ज़िना बिल जबर ज़िना बिल रज़ा को शरन हराम समझता हूँ।
اس کو حلال سمجھنے والا خارجُ الاسلام سمجھتا ہوں۔ اسی طرح ہر قسم کی سیکس کی آزادی کو شرعاً حرام سمجھتا ہوں۔ 6 اجنبی عورت کا مردوں کے ساتھ اختلاط ضرورت کے بغیر جائز نہیں، اسی کو میں حق سمجھتا ہوں۔ شریعت الہیہ کے خلاف جتنی بھی سائنسی و عقلی افکار و نظریات ہیں ان تمام کو میں باطل سمجھتا ہوں، مثلاً ڈارون کا نظریہ ارتقاء وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ یہیں پر ٹھہرنے ذرا یہ دیکھیں، یہ جو اوپر کہا گیا ہے کہ اجنبی عورت کا مردوں کے ساتھ اختلاط ضرورت کے بغیر جائز نہیں، اس کو میں حق سمجھتا ہوں۔ تو آپ بتائیں کیا کسی کو فورس کیا جا سکتا ہے، زبردستی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات کا قائل ہو کہ اجنبی عورت کا مردوں کے ساتھ اختلاط ضرورت کے بغیر جائز نہیں؟ یہ تو پاکستان کی عدالتیں یا آئین ہی بتائے گا نا کہ عورت کے کیا حقوق ہیں یا مرد کے کیا حقوق ہیں، اور مرد کو کیا سمجھنا چاہیے یا عورت کو کیا سمجھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ شریعت کے مطابق سائنس و عقلی افکار کی جانب۔ اب آپ بتائیں کیا نظریہ ارتقاء یا ڈارون کی تھیوری پاکستان میں بچوں کو سلیبس میں نہیں پڑھائی جاتی؟ ان کا پہلے نظریہ اس جانب وصول کروایا جاتا ہے کہ نظریہ ارتقاء وغیرہ وغیرہ سچ ہے، لیکن بعد میں ہمیں یہی علماء کرام فورس کرتے ہیں کہ آپ اس سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لو، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ آپ ایک ہی تھیوری پڑھائیں، دو تھیوری کیوں پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو؟ اب 8 نمبر پر یہ ہے، اب تک مذکورہ بالا امور کے خلاف میں نے جتنی باتیں کی ہیں، یعنی ڈومیل، سیمینار، لیکچروں، سوشل میڈیا پر پوسٹوں اور دیگر مجالس میں، ان تمام سے میں بریت کا اعلان اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ بھی متنازع ہے لیکن اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ آئندہ کے لیے مذکورہ بالا امور اور شریعت الہیہ کے دیگر احکامات کے خلاف اگر میں کسی قسم کی تحریری یا تقریری بات کی نوع میں شرعاً قانوناً مجرم ثابت ہوں گا، مثلاً شعائر اللہ کی توہین، توہین رسالت، انکار حدیث، توہین صحابہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار حق ہونا وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو آپ شرعی اور قانونی مجرم کہلائیں گے، یعنی کہ ایک شخص خود ہی یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ میں فلاں بات کروں گا تو وہ میں قانونی بھی مجرم ٹھہراؤں گا اور شرعی بھی، جو کہ بالکل ہی پاکستان کے آئین کے مطابق غلط ہے۔ کوئی ایک شخص خود کو مجرم قرار نہیں دے سکتا، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ اب بات آتی ہے کہ توہین رسالت کی، انکار حدیث کی، توہین صحابہ کے معیار کی اگر بات کریں تو آپ بتائیں کیا ان فقہ کے علماء کرام جو بریلوی، حنفی یا دیوبندی یا اہل حدیث ہیں، کیا ان کا آپس میں اتفاق ہے جو یہ ایک شخص کو پابند کر رہے ہیں کہ آپ یہ فلاں فلاں کام نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے، آپ خود میں تو اتفاق پہلے پیدا کر لیں، بعد میں دوسروں کو بھی فورس کریں کہ وہ اس بات پر اتفاق کریں۔ اب آتے ہیں 10ویں نمبر پر، مذکورہ بالا اقرار معاہدہ کے بعد اگر میں شیر علی سرکی کھیل کے ساتھ کسی قسم کے ناخوشگوار حالات پیش آئے تو تحصیل ڈومیل و ضلع بنو کے علماء کرام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور مذکورہ علماء کرام کے خلاف مالی و جانی اور حتیق عزت سے متعلق کوئی دعویٰ مسموم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ دھمکی سے کم نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اس سے کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو تم ہمارا نام نہیں لوگے، ٹھیک ہے، اور اگر ایسا ویسا تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ بھی جائے اس کے بعد جو تم نے معاہدہ تقریر کی صورت میں پڑھ کر سنا دیا ہے آن کیمرہ، تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی کہ مقامی علماء کرام نے خود کو آپ ہی اپنے آپ سے باعزت طریقے سے بری کر لیا کہ اگر کل کو تمہارے ساتھ کوئی ایسا ویسا واقعہ پیش آ جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، جو کہ بعد انصاف کے پرخچے اڑانے سے کم نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ معاہدے میں جو ان کا مطالبہ تقریر کی صورت میں تحریر ہی نہیں کیا گیا، انہوں نے زبانی پڑھنا شروع کر دیا کہ کل کو کوئی میں اگر بات کرتا ہوں تو مقامی علماء کرام مجھ سے پہلے اس بات کی تصدیق کریں گے یا تحقیق کریں گے، پھر اپنا رد عمل دیں گے اس پر۔ اب آتے ہیں کہ کیا پروفیسر صاحب کے نظریات غلط ہیں؟
तो दोस्तों, प्रोफेसर साहब के नज़रियात बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि वो जो भी बात करते थे या तो उसका हवाला आईने पाकिस्तान की रूह से देते थे, या जो पाकिस्तान में सिलेबस पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, वो उनसे उनका हवाला देते थे। अब अगर एक थ्योरी बच्चों को सिलेबस में पढ़ाई जा रही है और एक बात जो पाकिस्तान के खिलाफ आइन भी नहीं है, तो वो गैर कानूनी कैसे हो गई? अगर रियासत पाकिस्तान उसको गैर आइनी या गैर कानूनी समझती है, तो आप इस बात का मुझे जवाब दें कि बच्चों को सिलेबस में ये थ्योरी डार्विन की क्यों पढ़ाई जाती है। और एक चीज़ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं आपको वो वाक़या सुनाता हूँ। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि 2 माह कबल मैंने लाहौर जाना था, तो मैंने जहन बनाया कि मैं म्यूज़ियम में जाऊँगा। तो जब मैंने रिसर्च की तो मुझे एक म्यूज़ियम मिला जो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से मशहूर था लाहौर में। जब मैंने उसकी डिटेल देखी तो उसमें गौरी मिज़ाइल और शाहीन 3 मिज़ाइल के सैंपल से, तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प म्यूज़ियम होगा, तो मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ से टिकट ली, तो वहीं लिखा हुआ था तहरीर की शक्ल में कि अंदर पिक्चर लेना मना है। वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था, उसने भी मुझे कहा कि भाई आप अंदर जाकर पिक नहीं ले सकते। तो मैंने कहा ठीक है। तो मोबाइल तो मेरे पास था, लेकिन मैंने पिक्चर वगैरह नहीं ली। आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ पिक्चर वहाँ से उठाई गूगल मैप से। जब आप वहाँ पर एंटर होते हैं तो बाहर ही गौरी मिज़ाइल का एक सैंपल लगा हुआ है। जब आप अंदर जाएं तो मुख्तलिफ़ आपको कैबिन की शक्ल में मुख्तलिफ़ थ्योरियों के सैंपल मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे भी आते हैं ट्रिप्स वगैरह स्कूलों से, और यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी आते हैं तालिब इल्म यहाँ मुशाहिदा करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ तालिब इल्मों को मुशाहिदा करते हुए देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली तौर पर कि साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो दोस्तों, जब आप सारे का सारा म्यूज़ियम घूम लें तो आखिर में जाकर आपको एक पेंटिंग की सूरत में एक डार्विन की थ्योरी टाइप एक तस्वीर नज़र आती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेंस हिज इन्वायरमेंट, यानी कि इंसान का सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो दोस्तों, उस पेंटिंग में डिटेल के एक ही पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे इंसान बंदर की सूरत से होता होता वक्त और मौसम की तब्दीलियों की वजह से खुद को भी बदलता गया, और वो कैसे कैसे बंदर से इंसान बन गया, और कैसे उसने वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मनाजिल तय किए। अब क्योंकि इसका मेरे पास कोई एविडेंस या पिक्चर नहीं थी, तो मैं आपको बता नहीं सकता था कि वो वहाँ पर मौजूद है कि नहीं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि गूगल मैप पर कोई मुझे उसकी पिक्चर मिल जाए। तो मैंने बहुत ही कोशिश की, तो आखिरकार मुझे उसकी तकरीबन धुंधली और आधी पिक्चर मिल गई, जो आपकी खिदमत पे पेश खिदमत है। अब आप ये देखें कि स्कूल में बच्चा सिलेबस में डार्विन की थ्योरी पढ़ता है, और बाद में वो अपने टीचर के साथ बाहर आता है और म्यूज़ियम में प्रैक्टिकली तौर पर उसका मुशाहिदा करता है कि कैसे कैसे इंसान अपना रूप बदलता गया। अब देखें आप, उसकी स्कूल से ही जहन साजी हो रही है कि डार्विन की थ्योरी हकीकत पर मबनी है, लेकिन जब वो बड़ा होकर आप अंदाज़ा लगाएं प्रोफेसर शेर अली की जगह पहुंचता है, तो मुकामी उलमा इकराम उस पर कुफरिया कलमात बकने, तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आप बताएं, क्या ये खुला तज़ाद नहीं? क्या ये हमारी रियासती दोगली पॉलिसी नहीं कि हम बच्चों को पहले सिलेबस में पढ़ाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, और बाद में जब वो बड़ा होकर दूसरों को बताता है कि साइंस डार्विन थ्योरी के बारे में ये कहती है, तो मुकामी उलमा कराम या हमारे बाज़ उलमा कराम उन पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप बताएं, बच्चों को या प्रोफेसर शेर अली को किसने ये थ्योरी पढ़ाई? वीडियो के आखिर में मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जो मौजूदा हैं जनरल आसिम मुनीर, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आपके सानहा जड़ावाला की मजम्मत करने से कुछ भी नहीं होगा, और ना ही चीफ जस्टिस कादी फायदिसा साहब की वहाँ पर आमद करने से कुछ होगा। कादी फायदिसा साहब, आपको चाहिए कि इस पर आप आज खुद नोटिस लें और हमारी रियासत इस पर एक्शन ले। हमारी रियासत बार बार कहती है कि 9 मई की तर्ज का कोई भी हमला पाकिस्तानी रियासत पर काबिल कबूल नहीं होगा। आप कहते हैं कि इमरान खान या उसकी पार्टी ने अपने कारकुनों की जहन साजी की, जिसकी वजह से वो रियासती इदारों पर हमलावर हुए। आपकी ये थ्योरी बिल्कुल सही है,
کیونکہ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو میرا جواب ہے کہ یہ دیکھیں عمران خان اپنے کارکنوں سے کس بات کا حلف لے رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ حکومت جانے کے بعد وہ یہی بار بار کہتا تھا کہ آپ حلف دیں کہ جب بھی آپ کو بلایا جائے گا تو آپ ہماری مدد کے لیے پہنچیں گے، اس کو وہ حقیقی آزادی کا نام دے یا جو بھی دے۔ آخر میں اپنے پاکستان کے ریاستی اداروں اور پاکستان کے کرتا دھرتا سے گزارش کروں گا کہ سانحہ 9 مئی کے روز کور کمانڈر لاہور ہاؤس کو آگ لگائی گئی اور GHQ راولپنڈی کے باہر احتجاج ہوا اور توڑ پھوڑ بھی ہوئی کئی علاقوں میں، جو کہ آپ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آج اس پر ایکشن نہ ہوا تو سانحہ 9 مئی بھی ذہن سازی کی صورت میں پیش آیا تھا، تو یہاں پر بھی ذہن سازی ہی ہو رہی ہے لوگوں کی۔ اگر آج ایک پروفیسر شیر علی کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں کل کو 9 مئی سے بڑا سانحہ پاکستان میں خدا نخواستہ پیش آ سکتا ہے، جو کہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کو قابل قبول نہیں۔ دوستو آخر میں آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔